ठीक है, हमने विजयनगर एंड बामनी किंगडम कंप्लीट किया है सतीश चंद्र की बुक से। और क्योंकि 7th क्लास की रोमिला थापर की बुक में ये चैप्टर है ही नहीं, क्योंकि वहां पे तो अब सिर्फ सीधा मुगल ही स्टार्ट होंगे ना, तो वहां पे है नहीं है सल्तनत के बाद, तो हमें इसलिए इसे सतीश चंद्र से ही करना हुआ। लेकिन आपको पता है फॉर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें जाना पड़ता है क्रॉनिकल्स के थ्रू भी। तो आज हम सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल की बुक से विजयनगर कंप्लीट करेंगे। विजयनगर, क्योंकि इस बुक से विजयनगर एंड बामनी एक साथ नहीं हो सकते, दोनों इंडिविजुअल चैप्टर हैं और दोनों में अपने ही तरह की इंफॉर्मेशन है। जब आज का लेक्चर होगा तो मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट नरेटिव होगा, कुछ चीजें मैं आपको डिक्टेट कराऊंगा, आपको लिखनी भी है। जैसे 5 पर्टिकुलर फॉरेन ट्रैवलर किसके पीरियड में आए हैं और उन्होंने क्या एक एक लाइन बोली है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं। और विजयनगर किंगडम में कृष्णदेव राया के ऊपर, फॉरेन ट्रैवलर्स के ऊपर और इरिगेशन एंड इकोनॉमी के ऊपर जितने क्वेश्चन आते हैं उतने किसी और चीज पे आते ही नहीं है। बाकी सारी चीजें आप छोड़ भी सकते हैं अगर इमरजेंसी पड़ गई, फॉरेन ट्रैवलर नहीं छोड़ने, कृष्णदेव राया का आर्ट एंड आर्किटेक्चर का काम कभी नहीं छोड़ना, एंड इकोनॉमी में इरिगेशन और ये सब नहीं छोड़ना है आपको, ये सारी बातें ध्यान में रखनी। चलिए इसी बात को समझते हुए हम शुरुआत करते हैं। और हमारे चैप्टर का नाम है द विजयनगर किंगडम। इसकी बिगिनिंग आप जानते हैं 1336 में हुई है। और शुरुआत करने से पहले आज आपको एक मैप दिखाते हैं। जब आप क्रॉनिकल की बुक के आपको पीडीएफ भेजे जाएंगे, उसमें आप ध्यान देना, एक पेज नंबर 171 पर मैप आएगा। इस मैप को देखना जरूरी है जब आप चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए, ये विंध्या पर्वत के नीचे का मैप आपको दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तापी रिवर दिखाई गई है ना, तो नर्मदा नहीं दिखाई गई है, तो मतलब विंध्या के नीचे नीचे का, क्योंकि पहले नर्मदा फिर विंध्या फिर तापी रिवर है, तो तापी से नीचे का देखिए आपको मैप दिखाया गया है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, ये है तापी रिवर के नीचे खानदेश का इलाका, मैंने महाराष्ट्र, उसके नीचे आप देखिए ये कृष्णा रिवर गोदावरी रिवर निकल रही है। अब ये गोदावरी रिवर के जस्ट ऊपर रहता है ना औरंगाबाद, यानी कि देवगिरी, यानी कि दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम कर दिया था दौलताबाद माने देवगिरी। तो गोदावरी के नीचे देखिए आपको दो चीजें नजर आ रही है, एक गुलबर्गा जो पहली कैपिटल थी, फिर इसको चेंज किया अहमद शाह वली के समय में, यानी कि महमूद गवा ने, जब काफी बड़े पैमाने पर कौन सा एरिया जीत लिया गया था, गोंदवाना और बाकी रीजन, तो फिर हम ऊपर चले गए, गुलबर्गा से शिफ्ट हुए बीदर की तरफ। तो गुलबर्गा से कैपिटल बीदर शिफ्ट हुआ था, पढ़ाया ना कल मैंने। तो ये देखिए इस मैप में गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच का इलाका एग्जैक्ट, दिस रीजन इज कॉल्ड बामनी किंगडम। ये गोदावरी और कृष्णा के बीच का ये इलाका है बामनी किंगडम। और यहाँ पर दो जगह आती, गुलबर्गा और बीदर। गुलबर्गा आज बहुत फेमस जगह है इंडिया में, और बीदर भी विराट इंपॉर्टेंट जगह है। इसके बाद आप चले जाइए तो ये कृष्णा रिवर के नीचे देखिए तुंगभद्रा रिवर जाके टच कर रही है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा वाला पर्टिकुलर ये है रायचूर का द्वाब, इसको लेकर के दोनों में प्रॉब्लम है। तो तुंगभद्रा से नीचे आ जाते हैं तो कोर एरिया ऑफ द विजयनगर आ जाता है। अदरवाइज विजयनगर तुंगभद्रा के भी मेजोरिटी ऑफ द एरिया, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के मेजोरिटी ऑफ द एरिया में फैला है, और कहीं कहीं पर ये कृष्णा रिवर को भी अपर साइड में क्रॉस कर जाता है। बाकी एक्सट्रीम साउथ तक ये सारा विजयनगर है। आई बात समझ में? तो ये बामनी और ये विजयनगर। अब आप देखिए इसी मैप में ईस्ट में देखिए ये उड़ीसा यानी कि कलिंग है, और यहाँ पर शासक कौन है, गजपति, उड़ीसा के गजपति शासक। ठीक है, ये कभी मत भूलना। ये कटक देखिए शहर का नाम यहाँ पर दिखाया गया है, तो इनका नाम अब बार बार आएगा, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए शुरुआत करते हैं और स्टार्टिंग से ही चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। 1336 से लेकर के ऑलमोस्ट 1485 तक संगम डायनेस्टी रूल करेगी। कहां पर? विजयनगर में। तो अब टाइम पूरे याद रखने हैं, 1336 से 1485 तक ये डायनेस्टी रूल करेगी। 1485 से 1505 तक कितने साल हुए? 20 साल तक होगी तुलुवा डायनेस्टी। तुलुवा डायनेस्टी, ठीक है। और इसका फाउंडर होगा उस समय का एक बहुत जबरदस्त नायक, जिसका नाम है सलूवन नरसिम्हा। सलूवन नरसिम्हा। अब ये सारी एमसीक्यू है एज इट इज ही, जो आज बोलूंगा। 1505 में नींव रखी जाएगी, वीर नरसिम्हा गद्दी पर बैठेगा, और यहां से शुरुआत होती है कौन सी, जो पहले हमने बोली है 1485 से 1505, दैट वाज सलूवा डायनेस्टी।
सलुवा नरसिम्हा, तभी नाम सलुवा, नॉट तुलुवा। और 1505 से लगभग 1565 तक कौन सी डायनेस्टी है? तुलुवा डायनेस्टी। यहां से आता है कृष्णदेवराया, तुलुवा से। 1509 से 1530 तक, और इस बुक में 1529 कहा गया, तो एक साल का फर्क क्रॉनिकल और सतीश चंद्र में ऑलवेज रहता है। तो 1505 से अप्रॉक्स, इसलिए सरका वर्ड यूज होता है, सिरका, CIRCA, सिरका मैंने अप्रॉक्स। तो इस डेट से उस डेट तक कृष्णदेव राया रहेगा। उसके बाद अच्युत वर्धन राया आ जाएगा। उसके बाद सदाशिव राव आएगा, और सदाशिव राव के समय में राम राया हार जाएगा ना। इसके खत्म होने के बाद भी विजयनगर खत्म नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि 100 ईयर्स तक लिंगर ऑन करता ही रहता है ना। वो है अराविदु डायनेस्टी। तो तिरुमल्ला नाम का पर्सन अराविदु डायनेस्टी की नींव रखेगा, और ये वो डायनेस्टी है जिस समय में डच और फ्रेंच ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में अपने फोर्ट बनाएंगे, जैसे फोर्ट सेंट डेविड या इस तरह के नए नए फोर्ट्स, फैक्ट्रियां। और इसी समय में बड़े पैमाने पर जेसुएट्स, जो जेसुएट विंग मिशनरीज का क्रिएट होता है, इनको यही अराविदु डायनेस्टी के लोग अपॉइंट करेंगे क्रिश्चियनिटी से जुड़े सिंबल्स की पेंटिंग्स बनाने के लिए। तो दक्षिण में क्रिश्चियनिटी के प्रसार में बहुत बड़ा रोल है अराविदु डायनेस्टी का, और ये अराविदु डायनेस्टी विजयनगर की लास्ट डायनेस्टी मानी जाती है। आई बात समझ में? और इसको फाउंड किया है तिरुमल्ला के द्वारा, जो सदाशिव राव का ही ब्रदर है। ठीक है, इस तरह का एक फ्लो है। ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे अराविदु डायनेस्टी को मैं 2-3 बातों पे कंसंट्रेट कर दूंगा, नेम्स और बाकी चीजें नहीं। आज के चैप्टर में बहुत सारी बैटल एकदम से ही आएंगी। जैसे हम 1565 को अप्रोच करेंगे ना, बेइंतहा बैटल्स होंगी, हमें वो नहीं याद रखने, उसका क्रक्स करना है, वो क्रक्स मैं बता दूंगा। उसके पहले का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमें करना है। ओके, स्टार्ट करें। देखिए, जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी समय में चोल और चालुक्य रूलर्स साउथ में रूल कर रहे होते हैं, जैसे ही चोलाज और चालुक्याज का एंड हो जाता है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट किंगडम उठ खड़ी होती हैं, जो पहले कभी सामंत होते हैं। और उन इंडिपेंडेंट किंगडम्स को आप जानते हैं, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकातिया और मैसूर के होयसाला। ये मैंने पहले ही बता दिए। तो अल्टीमेटली इन सभी को खत्म करके कंसोलिडेटेड 2 एम्पायर आ जाएंगे, जिनका नाम है बहमनी एंड विजयनगर। तो आज का हमारा चैप्टर मेनली विजयनगर के ऊपर है। विजयनगर के बारे में कैसी कैसी कहानियां हैं, आज क्लैरिटी होगी, स्टोरी वही रहेगी, उसमें क्लैरिटीज आ जाएंगी। कहानियां ये हैं कि ऐसा कहा जाता है कि हरिहर एंड बुक्का के द्वारा 1336 में इसकी स्थापना की गई, और ये पहले ऑफिसर्स हुआ करते थे वारंगल के काकातिया रूलर प्रताप रुद्रदेव टू के अधीन। प्रताप रुद्रदेव टू, तो ये नाम अब नोट कर लेना, आपको पहले भी बहुत बार पढ़ाया गया है, प्रताप रुद्रदेव टू। तो इससे क्लैरिटीज रहेंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये प्रताप रुद्रदेव टू का जो वारंगल जो काकातिया डायनेस्टी है, आपको पता है कि इसे ओवरपावर कर जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, अपने फादर ग्यासुद्दीन तुगलक के ही अधीन। हमने पढ़ा था ना। तो अब ये पीरियड याद रखो, 1323 AD। तो 1323 AD में जब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रताप रुद्रदेव टू को परास्त करके काकातिया डायनेस्टी अनेक्स कर ली जाती, वारंगल अनेक्स कर लिया जाता है, तब हरिहर एंड बुक्का वहां से शिफ्ट हो जाते हैं नीचे, और ये चले जाते हैं काम्पली प्रिंसिपैलिटी में, वहां पे जाके मिनिस्टर्स बनते हैं। ये समझ आया सारा? अब काम्पिली में जाकर के जब ये मिनिस्टर बनते हैं, तो वहां पर भी मोहम्मद बिन तुगलक जाएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक रिवॉल्ट हुआ था। आपको पता है कि मालवा के इलाके में एक जगह है सागर, सागर नाम की प्रिंसिपैलिटी से एक बंदा खड़ा हुआ था, गुरशार्प या गुरशाश्प भी कह सकते हैं इसको। वो अली गुरशाश्प है अलाउद्दीन खिलजी, उसका पलेखा नहीं डालना, उसका छोटा नाम है। ये गुरशार्प नाम का पर्सन है। इस एक तरह के आप कह सकते हैं नोबल या गवर्नर ने सागर नाम के डिस्ट्रिक्ट में रिवॉल्ट किया था, जिसने बाद में दौड़ करके शरण ली है कर्नाटका की काम्पली प्रिंसिपैलिटी में। इसको पनिश करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक एंटर हुआ है काम्पली में। तो गुरशार्प का नाम याद रखना है। ओके, और ये इसने कहां पर रिवॉल्ट किया है? सागर में किया है। अभी अभी जो यूपी PCS हुआ, क्वेश्चन यहां तक भी आते हैं कि वो समुद्रगुप्त ने कौन से 12 राज्यों को हराया दक्षिण में?
उनके नाम बताओ। तो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, इनको स्किप नहीं करना है। ओके, तो सागर में ये इंपॉर्टेंट बात है। तो फाइनली ऐसा कहा जाता है कि फिर आक्रमण कामपली पे हो जाता है, हरिहर एंड बुक्का भी परास्त होते हैं, अरेस्ट कर लिए जाते हैं, इन्हें इस्लामाइज कर दिया जाता है, मुस्लिम बना लिया जाता है। तो ये पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ही उस पर्टिकुलर रीजन में उठ खड़े हो रहे विद्रोहों को दबाने का काम करते हैं, लेकिन जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक का होल्ड वीक होता है, ये खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं, और ऐसा ये करते हैं विद्यारण्य के कहने पे। ये तो आपको पता ही था। अब अपने आप को ये एक्सपेंड करना चाहेंगे, उसके लिए इन्हें खुद को टिकाना है, तो ये तुंगभद्रा नदी के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर एक छोटी सी जगह से अपनी शुरुआत करेंगे, उस जगह का नाम है विजयनगर। तो कई बारी पर्टिकुलरली पूछा जाता है कि विजयनगर किस रिवर से कनेक्टेड है, तो तुंगभद्रा। तो हम क्योंकि ओवरऑल जनरल वे में इतने सारी रिवर सुन रहे हैं, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, तो कंफ्यूजन रह जाता है, बच्चा फंस जाता है। तो विजयनगर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के कंडे कोई भी शहर होगा ना, जब से ये पृथ्वी पर सभ्यता आई है, नदी से, पोर्ट से, किसी माइन से, टेंपल से अलग नहीं हो सकता शहर। दिमाग लगाना उस समय में बस, कि इसकी विसिनिटी में कोई रिवर, टेंपल, कोई कोल माइन एरिया या कोई पोर्ट होगा, अदरवाइज कोई क्यों ही बनाएगा कोई शहर, है ना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो इस वजह से ये तुंगभद्रा रिवर आपको याद रखना। तो विजयनगर की ये स्थापना करते हैं, गद्दी पर बैठ जाता है हरिहर। ओके, तो हरिहर है, इसको हरिहर 1 भी कह लेना, क्योंकि फिर हरिहर 2 भी आएगा ना। हरिहर आपको पता है कि 1336 से लेकर के 1356 तक रूल करेगा, लेकिन इसी के समय में होगा क्या कि 1346 में जो उस समय मैसूर का होयसाला रूलर है, इसका नाम क्या है, बल्लाल फोर, ये मदुरई के साथ युद्ध करते हुए मारा जाएगा। इसकी मृत्यु का फायदा उठा करके इनके कंट्रोल में मैसूर का होयसाला भी आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ पर निकल करके आती हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि विजयनगर किंगडम के एक्सपेंशन का फेज हरिहर 1 के समय में शुरू हो गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हरिहर 1 के समय में ही बहमनी किंगडम के साथ राइवलरी स्टार्ट हुई थी विजयनगर किंगडम की, क्योंकि उस समय में बहमनी किंगडम के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा रायचूर द्वीप को कब्जाने का प्रयास पहली बार शुरू हुआ था। तो ये क्वेश्चन आता है कि रायचूर द्वीप को लेकर के कन्फ्लिक्ट किस शासक के समय में शुरू हुआ, ये पहले ही शासक हरिहर 1 के समय में शुरू हुआ, या अलाउद्दीन बहमन शाह के कब्जा करने की नीति की वजह से हुआ था। हरिहर 1 के समय की ये बातें इंपॉर्टेंट है। हरिहर 1 जब शासन कर रहा था, तो इसी समय में कॉमनवेल्थ कंसेप्ट फॉलो करते थे ये। तो इसी समय में साइमल्टेनियसली 1346 से ही इसका ब्रदर बुक्का 1 शासन कर रहा था, गुट्टी नाम की जगह को कैपिटल बना के, गुट्टी नाम की जगह को कैपिटल बना करके ये बुक्का 1 शासन कर रहा था। ओके, तो आप बुक में लाइन पढ़ के कंफ्यूज मत होना कि ये कॉमन सॉवरेन था। तो कॉमन सॉवरेन का मतलब ये सॉवरेनिटी शेयर कर रहा है अपने ब्रदर के साथ, ऑल आर इंडिविजुअल सॉवरेन्स, बिकॉज ये कॉमनवेल्थ रूलिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, खत्म कर दें इसको हरिहर 1 को। चलिए, अब ये हरिहर, ये किसने इतनी अच्छे से यस बोला, यस हरिहर 1। यार मुझे ना बुक्का 1 के बारे में समझो। बुक्का 1 जो है, इसके समय में एक्चुअल एक्सपेंशन अब बिगन होगा 1356 से 1377 तक ये सत्ता में रहेगा। अब कैंपेन कैसे होंगे इनको समझना जरूरी है। देखो, बुक्का 1 का एक सन है कंपन। कंपन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू आया हुआ है कि रामेश्वरम के मंदिर को किसने रेनोवेट कराया, कंपन ने। और ये कंपन किस डायनेस्टी से है, विजयनगर। ये किसका बेटा है, बुक्का 1 का। तो बुक्का 1 ने अब एक्सपेंशन करना है, तो इसने टेरिटरीज को कैसे डिवाइड किया, बुक्का 1 के समय में जितना भी नॉर्थ का एरिया था वो बुक्का 1 हैंडल करेगा, और जितना सारा साउथ है ये कंपन जीतेगा। कंपन की जिम्मेदारी साउथ को जीतना है। तो कंपन ने साउथ के कैंपेन करने शुरू किए। इसमें इसका साथ 2 लोगों ने दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहला है इसका मिनिस्टर गोपा, और दूसरा है इसी का एक जर्नैल जिसका नाम है सलूवा मंगू। ठीक है, सलूवा मंगू। तो सलूवा मंगू और गोपा के साथ मिलकर के एक इसका जर्नैल और एक इसका मिनिस्टर, इसने दक्षिण के कैंपेन करने शुरू किए।
जहां पर इसने अलग अलग एरियाज में, जैसे साउथ में जैसे ही बढ़ेगा तो सदाशिव राव नाम का एक रूलर है छोटी प्रिंसिपैलिटी का, ये पहले उसको हराएगा, फिर ये मदुरई के अगेंस्ट कैंपेन करेगा, और इसी तरह से ये कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल एरियाज और बाकी केरल और अदर सराउंडिंग एरियाज को जीतने का काम करेगा। तो मेजोरिटी ऑफ द एरिया रामेश्वरम तक के ये जीत जाएगा। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना कि साउथ को जीतने का टैग जाता है वीरूपाक्ष को, वीरूपाक्ष, और वो अभी आएगा वीरूपाक्ष को, और वीरूपाक्ष है हरिहर टू का बेटा। तो ये क्वेश्चन एज इट इज, तो मैंने बुक में ऊपर लिखा भी है ये, क्योंकि जो एमसीक्यूज बन जाते हैं उन्हें मैं लिख देता हूँ जो नहीं पेपरों में आए होते हैं। तो वीरूपाक्ष के द्वारा जीता गया है पूरा दक्षिण भारत, ये उसके जिम्मे पे जाता है। यही वीरूपाक्ष है जिसने अपने पिता हरिहर टू के लिए श्रीलंका के नॉर्थ का कैंपेन किया था। पढ़ा था ना हमने, हरिहर टू ने श्रीलंका का नॉर्थ जीता, तो वीरूपाक्ष ने किया था। तो कंपन किन किन बातों के लिए नोन है दक्षिण के राज्यों को जीतने के लिए? दूसरा, रामेश्वरम और रंगनाथ स्वामी जो कि श्रीरंगपट्टनम में। तो रामेश्वरम का मंदिर दूसरा जो कांचीपुरम में है, और ये अपना रंगनाथ स्वामी का मंदिर जो श्रीरंगपट्टनम में है। तो दो क्वेश्चन ये भी हो गए, दोनों मंदिर कहाँ है। तो इन दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट रेनोवेट करने का जिम्मा किसका गया है? बुक का, कंपन का। बस कंपन जब नीचे जा रहा था, मदुरई पर इसने आक्रमण किया और इसने मदुरई को जीता है। तो इसकी इस विजय का जिक्र हमें मिलता है मदुरई विजयम नाम की कविता में, और ये मदुरई विजयम नाम की कविता इसकी पत्नी गंगा देवी ने लिखी है। तो इस विजयनगर समय में वुमेन पोएटेस हुआ करती थी, ये बात याद रखना है। और कंपन की वाइफ एक तरह की कवित्री थी जिसका नाम है गंगा देवी, और उसने लिखा है मदुरई विजयम। बड़ी फेमस साउथ की पोइट्री है ये मदुरई। वहां पे फेस्टिवल्स में इसे सुनाया जाता है, जैसे दशहरे पे, रामनवमी में ये चलाई जाती हैं चीजें। ठीक है, एक बात याद रखना, ये सब जो आप ऐसे सुन लेते हैं ना छोटी छोटी बातें जैसे गंगा देवी ये वो, ये सब साउथ में जाओगे तो कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका, बहुत मानते हैं लोग इनको। अब बात आ जाती है हरिहर बुक्का वन की। फिर से बुक्का वन ऊपर की तरफ जाएगा ना। बुक्का वन के समय में दो बैटल फाइट की जाएंगी। आपको पता है कि इसी के समय में नरसंहार होता है ना, ये मुदकल की तरफ जाएगा और वहां पर जाकर के एक गैरीसन छोड़ेगा, बाकी सबको उड़ा देगा। तो बुक्का वन के समय में नॉर्थ के कैंपेन किए गए दो बैटल्स ये फाइट करता है। जो मेन बात यहाँ पर जानने की है वो ये है कि किसके किसके खिलाफ इसने ये बैटल किए हैं। तो इसने बैटल ये किए हैं बहमन डायनेस्टी के रूलर मुजाहिद वन और मोहम्मद के खिलाफ। कल रूलर्स के नेम नहीं ना आए थे, तो मुजाहिद वन और मोहम्मद के खिलाफ इसने ये बैटल किए हैं। इसमें बेइंतहा मैसेकर होता है, नरसंहार। तो इसलिए बहमनी रूलर मोहम्मद टू एक ट्रीटी डिक्लेयर करेगा। स्टार्ट करें ये कुल में, ठीक है। मोहम्मद टू के द्वारा ट्रीटी कंक्लूड की गई, जिसके बाद ह्यूमेन प्रैक्टिसेस, मानवीय पद्धतियां अपनाई गई युद्ध के बाद की, निहत्थे पर वार नहीं करेंगे और नरसंहार नहीं करेंगे। बस इसके बाद ये खत्म है। और फिर हरिहर टू पोजीशन पर आता है। हरिहर टू के पोजीशन पर आने की इंपॉर्टेंट बातें क्या है, बस इसको याद रखना ऑलवेज। हरिहर टू के समय में डिफरेंट कैंपेन्स होंगे, क्लियर है जी। और हरिहर टू ही है जिसके समय में वो ट्रीटी ऑफ 1399 के दौरान ही, हरिहर टू के समय में जो फाइट्स और अदर बैटल्स होंगी, इसी में बेअंत नुकसान हो जाएगा विजयनगर को। पहली बार हमने कल पढ़ा था देवराया वन के समय में कि उन्हें फिरोज बहमन शाह को इंडेमनिटी देनी पड़ी। हरिहर टू के समय में 1398-1399 में ही पराजय हो जाएगी विजयनगर की, जिसके बाद ये एनुअल ट्रिब्यूट देने के लिए राजी होंगे। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया था देवराया वन के समय में, वो भी परास्त हुआ। मतलब हरिहर टू के समय में ये चीज हो गई थी। एडवांटेजेस क्या है ये कभी नहीं भूलना। हरिहर टू की सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट है कि इसके द्वारा गोवा जीता गया, कल भी बताया था। इसी के द्वारा धाबोल जीता गया, और इसी के द्वारा चेन्नई के काफी सारे इलाके जीते गए टेरिटोरियल एक्सपेंशन में। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है।
इसी का बेटा है विरूपाक्ष, और विरूपाक्ष के अधीन ही साउथ के कैंपेन फाइनल कर दिए गए, जो शुरू किए थे किसने इसके पहले, वेरी गुड, कंपन ने। तो 1379 का समय है जिस समय मदुरई का सुल्तान खत्म हो जाता है और फाइनली अनेक्श हो जाता है मदुरई और रामेश्वरम तक का सारा इलाका। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो विरूपाक्ष का नाम कभी नहीं भूलना है हमें। यही विरूपाक्ष है जिसने श्रीलंका के ऊपर भी आक्रमण किए हैं। तो हरिहर 2 के बारे में इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है। अनदर एस्पेक्ट इसके बारे में क्या कहा जाता है कि विरूपाक्ष जो हुआ करता था, ये टेम्पल रिपेयर किया कंपन, हाँ, विरूपाक्ष के द्वारा उस समय में आपको याद होगा जब हम पल्लवा डायनेस्टी पढ़ रहे थे तो हमने पल्लव डायनेस्टी में बहुत सारे टेम्पल्स पढ़े थे। चिदम्बरम का टेम्पल पढ़ा था, डिफरेंट हाँ ना, कंबन कोजा का टेम्पल पढ़ा था, डिफरेंट सारे पढ़े थे। जितने भी टेम्पल पल्लव डायनेस्टी के समय के बने हुए थे उन सभी के सभी टेम्पल्स को प्रॉपरली रेनोवेट करने का काम विरूपाक्ष को जाता है। तो विरूपाक्ष ने सारी एक्टिविटीज की। मतलब यहाँ से ये समझना है कि आज की फॉर्म में दक्षिण के जो मंदिर खड़े हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आपको विजयनगर किंगडम के मिलते हैं। जैसे पहले का बना हुआ मंदिर विरूपाक्ष मंदिर जो बहुत पुराना है, उसमें गोपुरम रेनोवेट किया था कृष्णदेव राया ने। तो आपने विजयनगर डायनेस्टी के बारे में ये देखा था कि इन्होंने पहले से बने बहुत सारे ओल्ड टेम्पल्स में नए गेटवे नए गेटवे इरेक्ट किए थे, और ये बहुत ही बड़े इलेबोरेटेड गेट्स, इन्हें गोपुरम कहा जाता है। तो ये सारे गोपुरम्स जो है ये एडिशन विजयनगर टाइम के है, पुराने टेम्पल्स का रेनोवेशन इनके टाइम का है। बस इन बातों को ध्यान रखना है। बैटल्स, एरियाज और बाकी चीजों में आप ज्यादा मत जाना। हरिहर के समय में ही हरिहर के 3 बेटे होते हैं उस समय में। एक बेटा होता है इसका देवराया 1, जिसको उदयगिरी का एरिया मिला होता है, उदयगिरी की पहाड़ियां ईस्ट में। एक बेटा होता है इसका बुक्का 2, जो ईस्ट के कैंपेन कर रहा होता है, जैसे वो वारंगल के अगेंस्ट कैंपेन करता है पर उसे जीत नहीं मिल पाती है। एक बेटा होता है इसका विरूपाक्ष, आपने पढ़ा है, वो दक्षिण के कैंपेन कर रहा होता है। तो जब हरिहर 2 का मृत्यु हो जाती है, इन तीनों बेटों में युद्ध लगता है कि कौन गद्दी पर बैठेगा, तो क्योस होता है। आपने पढ़ा था ना, हरिहर 2 के बाद एक कंफ्यूजन का दौर आता है। तो पहले गद्दी ले लेगा विरूपाक्ष, उसे खत्म करके वहां पर बैठेगा बुक्का 2, बुक्का 2 को खत्म करके बैठेगा देवराया 1। तो देवराया 1 अब पोजीशन पर बैठा है इस कैओस के बाद, और देवराया 1 का समय है 1404 से 1422 तक का। ठीक है जी। अब देवराया 1 की खासियतें क्या है? देवराया 1 के समय में फिर से बैटल्स रिन्यू हो जाएंगी बामनियों के साथ, और इम्पोर्टेंट ये है कि इसके समय में इसको मोहब्बत है एक लड़की जो कि खेती बाड़ी करने वाली लड़की है, पार्थल, पार्थल नाम की लड़की है। इसका दिल आ गया उस पर और वो रहती है मुदकल में, और मुदकल है डिस्टर्ब्ड एरिया रायचूर के दोआब का। तो पार्थल को पाने की खातिर ही मुदकल पे चढ़ाई करनी पड़ेगी इसको, और इसकी फिर बैंड बजाएगा फिरोज बामन शाह कि बेटा इश्क मुश्क के चक्करों में युद्ध नहीं किए जाते हैं, पहले मजबूत बनो इतने। तो पहले एक बात ये भी सोचने वाली है ना कि ये पुराने रूलरों का सेल्फ कंट्रोल वीक था, मतलब लड़कियों के चक्करों में इतनी जनता मरवा देते थे। तो क्योंकि एक युद्ध में कितने लोग शहीद होते हैं, तो कितने लोगों को मरवा दिया गया, तुम थोड़ा खुद ही देख लो अपने आप को। या फिर भेष बदल के घुस जाओ, घोड़ा लेकर के सारी सेना लेके चढ़ जाते हो, पता लगा पार्थल का मूड ही बदल गया। तो पार्थल के चक्कर में इन्होंने चढ़ाई कर दी, पार्थल के हाथों बेइज्जतियां भी कराई, उधर से मुंह भी मुदकल भी चला गया, और बदले में हार करके अपनी बेटी भी दे दी शादी में, 10 लाख हन भी दे दिए, पर्ल्स भी ले लिए। मतलब एक तरह से लुट गया उसके चक्कर में, ये बर्बादी इसकी पूरी हुई है। बाद में इसने फोकस किया कि अब इसको छोड़ो, काम की चीजों पे ध्यान दो और आगे बढ़ने के बारे में सोचो। इसके भी अब अलग अलग बेटे हैं और बच्चे हैं। इनमें से ही एक इंपॉर्टेंट पर्सन है इसका आने वाले समय में, इसका पोता देवराया 2, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, वो इसका पोता है देवराया 1 का। तो देवराया 1 ने अब अपना फोकस शिफ्ट किया और बाकी सारी कहानी आपको पता है। इसने वरंगल के साथ अलायंस किया। रेड्डी कहां के हुआ करते थे? कोंदी विडू के रेड्डी, ये याद रखना। कहां के? कोंदी विडू के। तो कोंदी विडू रेडुओं का रेड्डी विडू इतने डूडे, मतलब विडू जो है ये रेडियो का इलाका होता था, और ये मेनली आंध्र का इलाका है। कौन सा इलाका? आंध्र का। बस ये याद रखना है, बाकी समझाऊंगा क्यों। इनके अधीन मेन एरिया कौन से आते हैं?
जैसे गुंटूर का इलाका, नेल्लोर का इलाका, इस तरह के इलाके ये आज भी बड़े फेमस है। गुंटूर, नेल्लोर, ये सारी इंपॉर्टेंट जगह हैं। अब ये जो कोंदीविडु के रेड्डी होते थे, इनकी एक कैपिटल है जिसके नाम से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है। वो कैपिटल है राजामुंद्री। राजामुंद्री, राजामुंद्री आज भी जगह है। तो आपसे अगर मैच द कॉलम आए तो जैसे विजयनगर के ये शासक हुए राया संगम, इसी तरह से बामनी रूलर मेनली गुलबर्गा और बीदर। तो इसी तरह से रेड्डी कहाँ के हुए? राजामुंद्री के रेड्डी। ठीक है, राजामुंद्री के रेड्डी। तो कोंदीविडु राजामुंद्री, ये नाम हमेशा याद रखना है। मोस्ट फेमस नेम है राजामुंद्री। तो इस एरिया के रेड्डी रेड्डी शासक हैं, उनको केओस देख करके इसने वरंगल से अग्रीमेंट कर लिया। और वरंगल से ये जो अग्रीमेंट इसका हुआ है, इसकी वजह से इसने फिरोज बहमन शाह को हराया है। तो फिरोज बहमन शाह को वरंगल के किस शासक ने धोखा दिया था इस पर्टिकुलर टाइम पे? वेलमा। वेलमा डिफेक्ट कर गया था, और यहीं से सारी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बदल जाती है। उधर से वेलमा डिफेक्ट कर गया है बहमनी से और आकर के मिल गया विजयनगर से। तो ठीक उसी समय जो रेड्डी हैं, इन्होंने हाथ पकड़ लिया है बहमनी किंगडम का। विजयनगर रेड्डियों ने हाथ पकड़ लिया बहमनी का। तो अब आगे आने वाले समय में रेड्डी और बहमनी का रहेगा अलायंस, और वरंगल और विजयनगर का रहेगा। ये बात ध्यान में रखना, इतना ही समझना था। आगे बढ़ते हैं, और अब अलग अलग रूलर गद्दी पर आकर के बैठेंगे। इनमें से सबसे मेन जो नेक्स्ट रूलर है वो है देवराया टू। ये 1423-24 में गद्दी पर बैठेगा। इसके पहले दो रूलर गद्दी पर बैठ चुके होंगे। एक का नाम रामचंद्र है, जो देवराया वन का आगे सक्सेसर है, और दूसरे का भी नाम है, इंपॉर्टेंट नहीं। देवराया टू के गद्दी पर बैठने की इंपॉर्टेंट बातें क्या है? ये सबसे ग्रेटेस्ट शासक माना गया है। इसके समय में मैक्सिमम एक्सपेंशन होता है। इसके समय में आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन होती है, ये सारा आपने पढ़ा था। ये मुसलमानों को भर्ती करता है और अपने आप को अपनी आर्मी को ट्रेंड कराता है। अब कुछ बातें समझो। ये मुसलमानों को भर्ती करने के बाद उन्हें जागीरें इशू करता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, और उन्हीं जागीरों पर उन्हें मस्जिदें बनाने की अनुमति भी देता है। तो विजयनगर एम्पायर में मस्जिदें बनने का दौर शुरू होता है देवराया टू के समय में, जब वो जागीर इशू करता है मुस्लिम लड़ाकों को। तो इसलिए विजयनगर एक टॉलरेंट स्टेट था। तो इस तरह के मेंस के क्वेश्चन आते हैं कि विजयनगर की टॉलरेंस पॉलिसी को ट्रेस करो। तो आपको यहाँ से ट्रेस करना है कि व्यापारी होते थे और दूसरा सैनिक होते थे जिन्हें जागीरें दी गई। तो जब जागीर की फॉर्म में लैंड दोगे तो तभी तो वो मस्जिदें बनाएंगे ना, वरना मस्जिदें कहाँ से बन पाएंगी? दैट वाज एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट देवराया टू के समय का। देवराया टू जो हुआ करता था, ये इसलिए भी ग्रेटेस्ट माना गया है क्योंकि इसके समय में आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, लिटरेचर को काफी प्रमोट किया है। तो श्रीनाथ नाम का एक बहुत तगड़ा पोएट है तेलुगु भाषा का, वो इसके समय में इसके दरबार में एग्जिस्ट करता था। तो श्रीनाथ किसका दरबारी कवि था? इसका दरबारी कवि था। आई बात समझ में? और सेकंड एस्पेक्ट है कि देवराया टू खुद बहुत, इसको लिख लेना, मतलब रिकॉर्डिंग में रहेगा। देवराया टू खुद बहुत दिग्गज लेखक होता था। इसने लिखी है महानाटक शुद्ध निधि। महानाटक शुद्ध निधि इसने लिखने का काम किया है। आई बात समझ में? बस देवराया टू के बारे में ये सारी बातें याद रखनी है। अब इसके समय में कुछ बातें समझो। देवराया वन के समय में आया था निकोलो कोंटी, जो इटली से आया था। और देवराया टू के समय में आया है पर्शिया से, वहां के शाह के द्वारा भेजा हुआ। शाह का नाम क्या है? शाहरुख। तो शाहरुख के द्वारा भेजा हुआ कौन है? अब्दुल रजाक। तो अब्दुल रजाक किसके समय में आया? देवराया टू के समय में। और ये अब्दुल रजाक और ये निकोलो कोंटी अब क्या कहते हैं? अब्दुल रजाक ये कहता है कि गुलबर्गा से श्रीलंका तक और बंगाल से मलाबार तक शासन है देवराया टू का, और इससे महाप्रतापी शासक कोई नहीं। आई बात क्लियर हुई? इसके अलावा दूसरा पर्सन है निकोलो कोंटी। वो बताता है कि किस किस तरह से कितना एक्सपेंसिव इनका एम्पायर हुआ करता था, ये सारी बातें। फरनाओ नुनीज नाम का एक राइटर आएगा आने वाले समय में, नुनीज। तो ये नुनीज जो है ये कहता है कि भाई इसको अलग अलग कंट्री के लोग, ये चाहे युद्ध हारता है बहमनियों से, लेकिन फिर भी इसे अगल बगल के देशों के शासक ट्रिब्यूट पे करते हैं, क्योंकि ये युद्ध तो हारेगा, ये तो बात क्लियर है। 1343 में ये युद्ध लड़ने का प्रयास करेगा, किनके साथ? बहमनियों के साथ। 3 बैटल होगी, नतीजा कोई नहीं निकलेगा। लेकिन उसके बहुत पहले ही, 1343 से पहले ही
जो रूलर हुआ करता था बामनी किंगडम का, उसका नाम था अलाउद्दीन टू। वो अपने ब्रदर मोहम्मद को इससे ट्रिब्यूट लेने भेजता है और ये उसे ट्रिब्यूट देता है। इसका मतलब यह है कि हरिहर टू एक्सेप्ट करता था उनकी सुजरेनिटी कहीं ना कहीं। और उसके बाद इसने 3 कैंपेन किए जिनमें भी सफलता किसी धड़े को नहीं मिली, सिर्फ यही नहीं तो 1346 में चला गया, लेकिन इसने अपनी टेरिटरी को कंसोलिडेट किया, एक्सपैंड किया। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता था, और थर्ड एस्पेक्ट की ये लिटरेचर और बाकी चीजों को समर्थन देता था। अब अगला रूलर आ जाता है डिफरेंट अब इसमें से एक रूलर आ जाएगा 1347 से लेकर के गद्दी पर बैठेगा। इसका नाम है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन नाम देखो रखा है जैसे पता नहीं क्या ही है। तो ये जो मल्लिका अर्जुन जो है केवल बर्बादियों का दौर इसके समय में शुरू होगा और ये कुछ नहीं कर सकता। तो क्या होगा, उड़ीसा के गजपति शासक इसी के समय में 1451 में पूरी नीचे तक रामेश्वरम तक एरिया को जीतेंगे, जिसकी वजह से कांचीपुरम और तिरुचिरापल्ली ये दोनों एरियाज उनके अधीन चले जाएंगे। कांचीपुरम और तिरुचिरापल्ली दोनों उन्होंने जीत लिए हैं। तो ये इधर से गया। कुल मिलाकर के ये बड़ी मुश्किल से अपनी सिर्फ छोटी सी एक टेरिटरी को ही बचा पा रहा है, और इसमें कोई ताकत नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो इसकी टेरिटरी बचती है, प्राइम टेरिटरी, कोर टेरिटरी तुंगभद्रा के आसपास का इलाका, बाकी बामनी शासक ले गए हैं। सेकंड उधर से गजपति शासक ले गए हैं, और ये खुद को सेव नहीं कर पा रहा। इसके समय में बर्बादियों का दौर शुरू हुआ है। ये क्वेश्चन याद रखना कि विजयनगर किंगडम का डिक्लाइन किसके समय में बिगिन हुआ, मल्लिकार्जुन। और इसको पूरी तरह से नेस्तो नाबूद और तबाह कर दिया विरूपाक्ष टू ने। विरूपाक्ष टू का समय आ जाता है, और विरूपाक्ष टू 1465 से 1485 तक शासक रहेंगे किसके, विजयनगर के। और विरूपाक्ष टू के समय में ऊपर नॉर्थ में महमूद गवा महामनी किंगडम में स्ट्रेंथन हो रहा है। तो महमूद गवा इसी समय में गोवा ले जाएगा, धाबौल ले जाएगा, चेन्नई के इलाके ले जाएगा, जितनी मेन टेरिटरीज हैं सारी ले जाएगा विजयनगर से। तो विजयनगर इस समय पूरी तरह से हेल्पलेस है और खत्म है। एक कैओस मचा हुआ है अलग अलग एरिया पर। कभी गजपति शासकों का आक्रमण हो रहा है, कभी बामनियों का शासक आक्रमण हो रहा है। इसे नहीं रोक पा रहे हैं विजयनगर के शासक, इसे नहीं मेंटेन कर पा रहे। तो ऐसे में एक गवर्नर खड़ा होगा इस सारे कैओस से निपटने के लिए, और ये गवर्नर चंद्रगिरी नाम की प्रोविंस से बिलोंग करता है। और चंद्रगिरी की इस गवर्नर को कहते हैं सलुवा नरसिम्हा। सलुवा नरसिम्हा, ठीक है, बिल्कुल है। अच्छा, हम लोगों का नाम है सलुवा नरसिम्हा। चंद्रगिरी से ये सलुवा नरसिम्हा बैंड बजा देगा गजपतियों की, और ये उन्हें रोक देगा, हरा भी देगा। इसके बाद सलुवा नरसिम्हा सभी नायकों को एकत्र करेगा और ये कहेगा कि कैओस से भरे हुए इस शासक को और इस शासन को अब तो हटाना ही पड़ेगा भाई, तुम देख लो। तो सारे राजी होते हैं कि बात तो सही है। तो जो जिसके साथ मिलिट्री वही विजय होगा। तो सारी आर्मी अपने साथ लेकर के कैओस से भरे शासन को वो उतार फेंकता है। और उससे इसके लिए कह कौन रहा है, सलुवा नरसिम्हा का उस समय का मिलिट्री जर्नैल, जिसका नाम है नरसा नायक। इस बंदे का नाम नहीं भूलना, नरसा नायक। नरसा नायक खड़ा है विजयनगर की राजधानी में, और उस समय के शासक को पकड़ करके उसके बाल पकड़ के खड़ा है और उसे गद्दी से उतार दिया और कह रहा है सर आओ बैठो। तो उस समय सलुवा नरसिम्हा, जो अब जाना जाएगा वीर नरसिम्हा के नाम से, जिसे बिल्कुल कंफ्यूज मत करना तुलुवा डायनेस्टी के वीर नरसिम्हा से, ओके। तो ये सलुवा नरसिम्हा गद्दी पर बैठ जाएगा, और इसके बाद अब देखते हैं ये क्या गुल खिलाएगा। आई बात समझ में, खत्म हो गई ये डायनेस्टी। बस इतना ही था, इतना इतना पता रहेगा, बाकी तो आप लोग सब कर ही लोगे मैं जानता हूं। आगे बढ़ते हैं। सलुवा नरसिम्हा के द्वारा जब गद्दी अपने अधीन ले ली जाती है, रीजेंसी किसकी है, नरसा नायक की। तो अब आज के बाद आपको 3 लोगों के नाम याद रखने हैं। एक है नरसा नायक, दूसरा तुलुवा तिम्मा, तुलुवा तिम्मा वो रीजेंट, रूलर नहीं रीजेंट, और तीसरा राम राया। तो विजयनगर शासन में जब आपको विजयनगर की पॉलिटी के बारे में पूछा जाएगा, आपको ये बताना है कि इस समय में रीजेंट सिस्टम भी एग्जिस्ट करता था। और 3 ताकत रीजेंट देखे हमने, एक नरसिम्हा, एक तिम्मा और एक राम राया। वो सदाशिव राव के समय में था ना, नहीं वो तो सदाशिव राव के समय में राम राया था ना, है ना। तो आ गई बात समझ में,
आहो नरसा नायक रीजेंट, अभी मैंने कह दिया नरसिम्हा, नरसा नायक, सॉरी, करेक्ट करेक्ट, नरसा नायक, नरसा नायक, तिम्मा और रामराय। चलो आगे बढ़ते हैं। जब सलूवा नरसिम्हा गद्दी पर बैठा है, इसके समय में नरसा नायक के कैंपेन्स की बदौलत सलूवा नरसिम्हा ये देखेगा कि मजबूत कैसे हुआ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड। तो ट्रेड की बात करें तो ये ट्रेड पर फोकस करते हुए बैकानूर का, हैनोवर का, मैंगलोर का और अदर जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट है सारे जीतेगा। तो सारे पोर्ट दोबारा अपने कंट्रोल में लेगा, बेकानूर का, हनोवर का, मैंगलोर का और अदर पोर्ट्स। ये पोर्ट्स इसके कंट्रोल में आ जाने की वजह से इसे ईरान, इराक के पर्शियन हॉर्सेस की सप्लाई रेगुलर आ जाएगी। इस विजयनगर पीरियड में ना जिसके पास भी गोवा का या फिर अदर पोर्ट्स है तो उसे मिलेंगे हॉर्सेस। हॉर्सेस की इंपॉर्टेंस ये है कि डेक्कन में बहमनी रूलर बैठे हैं, वो नॉर्थ इंडिया से हॉर्सेस आने नहीं देते, वो हॉर्सेस जो नॉर्थ इंडियंस को सेंट्रल एशिया से मिलते हैं। तो अब हमारे पास मजबूरी ये बन जाती है कि हॉर्सेस हमें मिलेंगे ईरान से या पर्शिया वाले या इराक वाले या अरबी घोड़े, या इराकी घोड़े या ईरानी या फारसी या अरबी, ये सारे मिलेंगे पानी वाले जहाजों से, बंदरगाहों से, वो है गोवा का या मैंगलोर का या बेकानूर का। तो इन पे कंट्रोल करना जरूरी है, अदरवाइज आपकी आर्मी वीक पड़ जाएगी। इतनी इंपॉर्टेंस है हॉर्सेस की कि अगर आप दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के मंदिर देखेंगे तो यहाँ पर 1000 पिलर टेम्पल्स हैं और उन पिलर्स पर मेजोरिटी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस एनिमल से बिलोंग है। और अगर आपको क्वेश्चन आए कि कौन सा एनिमल प्रोमिनेंट है तो हॉर्स। साउथ के विजयनगर किंगडम के मंदिरों में आपको कौन सा जानवर दिखता है? घोड़ा दिखता है, घोड़े बनाते हैं ये, है ना। तो कुल मिलाकर के अब ये सारे पोर्ट्स कंट्रोल करेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स को फिर से फ्लरिश करेगा, हॉर्सेस की सप्लाई सिक्योर करेगा, इन सारे चीजों को मेंटेन करेगा। लेकिन ये ज्यादा फन फैलाने लगेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा किसको? नरसा नायक को। तो अल्टीमेटली ये डिफरेंट कैंपेन कर रहा है अभी, इसे में ही उड़ीसा के गजपति शासकों से इसका युद्ध हो जाता है। गजपति शासक इसे परास्त करते हैं और इम्प्रिजन कर लेते हैं। नरसा नायक बाद में ध्यान में नहीं देता। नरसा नायक अब गद्दी पे बैठा देगा तिम्मा नाम के बंदे को। ये तिम्मा अलग है, तिम्मा गद्दी पर बैठ गया है। थोड़ा समय बीता है, नरसा नायक को नहीं अच्छा लगा कि तिम्मा ऐसे कैसे, मतलब इंडिपेंडेंट मत हो, बट मैं नरसा नायक हूं, मैं बैठा रहा हूं, आई एम द किंग मेकर, मेरे अधीन रहो। तिम्मा ज्यादा चू चाय करने लगा तो तिम्मा को भी मरवा दिया। आगे अब तिम्मा के बाद नया बंदा बैठाया गद्दी पे, इमादी। ढूंढता देखो कहां से, तिम्मा, इमादी गद्दी पे बैठा है। इमादी ज्यादा फल फैलाने लगा, चू चाय करने लगा तो उसे पकड़ करके उठा करके जेल में डाल दिया। यही सब कांड चलते रहे हैं नरसा नायक के। लेकिन नरसा नायक ने खुद क्या किया? नरसा नायक के समय तक बहमनी किंगडम तो टूट चुकी थी, उसकी जगह पर 5 इंडिपेंडेंट किंगडम्स खड़ी हो चुकी थी। उन किंगडम्स में से जो मेन किंगडम्स हुआ करती थी, जैसे बीजापुर हुआ करता था, बीदर हुआ करता था, तो बीजापुर और बीदर को जीतने का काम किया नरसा नायक ने। मदुरई को भी जीतने का काम किया नरसा नायक ने। यहाँ की नरसा नायक ने उस समय में कासिम बरीद नाम का शासक था बीदर का। अब याद रखना, बहमनी शासकों का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था कासिम बरीद। इसी ने ही इंडिपेंडेंट बीदर किंगडम की स्थापना की है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं अभी पता क्यों नहीं दे रहा हूं? जब आप इसके आगे आप बढ़ेंगे ना, तो आप अभी पढ़ रहे हो नॉर्थ इंडिया, है ना, साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में आप अभी एक पहला केओस पढ़ोगे, स्ट्रगल फॉर द नॉर्थ इंडिया। स्ट्रगल फॉर द नॉर्थ इंडिया में अभी सैयद और लोधी देखे हैं ना। अब छोटे छोटे स्टेट्स पढ़ोगे, जिसमें आप जौनपुर पढ़ोगे और बाकी स्टेट्स पढ़ोगे, उनमें ये सारे, और उसके बाद स्ट्रगल फॉर द साउथ, इसमें ये सारी 5 किंगडम्स, आदिल शाही किंगडम, निजाम शाही किंगडम, ये शाही किंगडम, वो शाही, 5 शाही किंगडम है। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, इसलिए वो अभी नहीं बताया जा रहा है। लेकिन इतना बता देते हैं कि कासिम बरीद नाम का बंदा प्रधानमंत्री हुआ करता था बहमनियों का ही, और इसी ने बीदर की स्थापना की। इसकी मदद लेकर के ही बीजापुर का सफाया किया था नरसा नायक ने। तो बीजापुर को जीता है। बीजापुर में कौन से शासक थे? आदिल शाही। कभी अली आदिल शाही होगा, कभी यूसुफ आदिल शाही, कोई भी होगा। तो इसने आदिल शाह को हराया, अरेस्ट किया, इम्प्रिजन भी किया। इतनी पावर थी नरसा नायक में। इसने मदुरई को भी हराया। तो एक समय पर ऐसा कहा जा सकता है कि नरसा नायक ने अपनी रेजेंसी में बड़े हद तक सलूवा डायनेस्टी को स्ट्रेंथन किया और आगे बढ़ाया। लेकिन फाइनली एट द एंड नरसा नायक का भी अंत होता है। लेकिन नरसा नायक के द्वारा स्थापित इस सिस्टम पर ही खड़े होकर के कृष्णदेवराया इतनी पावरफुल विजयनगर किंगडम बना पाया। यह नरसा नायक की लेगेसी ही है जिसे कृष्णदेवराया ने आगे कंटिन्यू किया। तो अब कभी नरसा नायक मत भूलना। आई बात समझ में? अब कहानी आगे बढ़ते हैं, और अब आगे की कहानी में वीर नरसिम्हा नाम का पर्सन है।
जो गद्दी 1505 में अपने अधीन ले लेगा, और गद्दी अपने अधीन ये लेगा अल्टीमेटली किसे खत्म करके, आपको पता है उधर से इमादी जेल में डाला गया है और तिम्मा तो खत्म ही कर दिया गया था, तो इमादी को खत्म करके गद्दी मिलेगी, तो इमादी को खत्म करके वीर नरसिम्हा गद्दी अपने हाथ में ले लेता है। और इसके बाद से शुरू होती है कौन सी डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी। आगे बात समझ में। तुलुवे कौन हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था, मिलिट्री जर्नल तुलुवे हुआ करते थे, न्यू एनसीईआरटी में पढ़ा था ना, तुलुवास कहते थे इनको, तो यहीं से तुलुवा डायनेस्टी शुरू हो जाती है। अब इस तुलुवा डायनेस्टी में 1505 से 1509 तक ये शासक रूल करेगा जिसका नाम है वीर नरसिम्हा, ये अलग है। और इसके बाद आएगा 1509 से 1529 तक कृष्णदेवराया। बस खत्म, इतनी सी टेंशन थी, ज्यादा नहीं। ओके, इतनी बातें समझ आई। क्या जुकाम हो रहा है, पानी पी लेते हैं। सुपारी गोटा सब हो गया डिस्कस, कत्था भी हो जाएगा। तो तुलुवा डायनेस्टी, सबसे पहले वीर नरसिम्हा गद्दी पर बैठेंगे, इनके समय में क्या क्या एक्टिविटी होंगी। वीर नरसिम्हा के गद्दी पर बैठने के बाद जो आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, वो ये है कि ये बड़े पैमाने पर पोर्तुगीज लोगों की हेल्प लेकर के अपनी आर्मी को ट्रेंड करना चाहते हैं। तो वीर नरसिम्हा पुर्तगालियों की मदद लेकर के आर्मी ट्रेंड करना चाहते हैं। इन्होंने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और इनके साथ आपस में इनके फ्रेंडली रिलेशंस हैं। लेकिन जब पुर्तगालियों के द्वारा यह मंशा जाहिर की जाती है कि हम गोवा पे फोर्ट बनाना चाहते हैं, इस बात से वीर नरसिम्हा नाराज हो जाते हैं और ये इच्छा अल्मीडा के द्वारा, अल्मीडा पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा के द्वारा जाहिर की जाती है। वीर नरसिम्हा इस बात से नाराज होते हैं और इनके फ्रेंडली रिलेशन आपस में बिखर जाते हैं। आई बात समझ में। बस और कुछ आपको याद नहीं रखना है वीर नरसिम्हा के बारे में, इतनी ही बात याद रखनी है कि पुर्तगालियों को अपनी आर्मी ट्रेंड करने के लिए यूटिलाइज किया करते थे विजयनगर के शासक। और इस अभियान की शुरुआत होगी वीर नरसिम्हा के समय में, क्योंकि हो ही नहीं सकती थी इससे पहले, क्योंकि 1498 में तो पुर्तगाली आए हैं। तो एमसीक्यू में कंफ्यूज मत हो जाना, हरिहर 2 देवराया 1-2 में मत फंस जाना। आंसर इज क्लियर कट, वीर नरसिम्हा। इसलिए टाइम भी बता दिया और एक्टिविटी भी बता दी, बस ऐसा ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पर्सन है, अब इसका ब्रदर है कृष्णदेवराया, वो गद्दी पर बैठेगा वीर नरसिम्हा के खत्म हो जाने के बाद। तो बच्चे नहीं बैठ रहे हैं, ब्रदर बैठ रहा है, तो फिर लेजिटिमेट तो कराना पड़ेगा हम लोगों में, और किसी की मदद तो चाहिए। तो कौन, जो वीर नरसिम्हा है इसका मंत्री है, मंत्री का नाम भी क्या है, तिम्मा। मिनिस्टर कौन है, तिम्मा। तो मैंने 3